हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वसा का ऑक्सीकरण किस प्रकार होता है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है और ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल क्या होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन को हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, इसके क्या क्या चरण होते हैं और इसका परिपथ किस प्रकार होता है। इन सबको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण एक विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं जैसे कि अल्फ़ा और बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा होता है। बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया अधिकांशतः पौधों में पाई जाती है। इस प्रकार के ऑक्सीकरण में वसीय अम्ल के बीटा कार्बन का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो समझ में आई बात कि इसे बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बीटा कार्बन का जो होता है ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब कि जो बीटा कार्बन होता है वहाँ से एक हाइड्रोजन जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है, और डबल बंद आ जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस ऑक्सीकरण में प्रत्येक चक्र में एक साथ दो कार्बन परमाणु एसिटाइल को एंजाइम के रूप में निरंतर मुक्त होते रहते हैं, और यह जो प्रक्रिया होती है यह 5 चरणों में संपन्न होती है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनके पाँचों चरण क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा वसीय अम्लों का सक्रियण, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। इस प्रक्रिया के अंतर्गत थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में वसीय अम्ल का एक अणु अपने अंतिम सिरे द्वारा एसिटाइल को एंजाइम ए द्वारा जुड़ जाता है और सक्रिय फैटी एसाइल को एंजाइम ए बनाता है। इस क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है एटीपी से प्राप्त होती है, ठीक है। सेकंड स्टेप आता है हमारा विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। इस चरण में अल्फा व एक बीटा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु पृथक होता है। यह क्रिया एक विशेष एंजाइम एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में संपन्न होती है। हाइड्रोजन ग्राही के रूप में एफ का अपचयन होता है, जिससे FADH2 का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि FAD का अपचयन होकर ये FADH2 में परिवर्तित हो जाता है। फैटी एसाइल कोएंजाइम में रूपांतरित होकर ट्रांस बीटा असंतृप्त फैटी एसाइल कोएंजाइम में बनाता है, ठीक है। अभी हम इसको डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि ये कैसे होता है। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा जल योजन, ठीक है, हाइड्रेशन। इस चरण में जल का एक अणु ट्रांस बीटा असंतृप्त फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के द्विबंध पर जुड़ जाता है, जिससे बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया इनोल हाइड्रोलेज की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जल योजन होने से जो एक अणु ट्रांस बीटा असंतृप्त फैटी एसाइल कोएंजाइम के जो द्विबंध होते हैं वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम का निर्माण होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा चौथा, जो कि है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का विहाइड्रोजनीकरण होता है, ठीक है। वापस इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन निकलता है तथा बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन ग्राही के रूप में NAD+ कार्य करता है। यह प्रक्रिया जो होती है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, और हाइड्रोजन जब निकलता है तो इसे कौन ग्रहण करता है, या तो NAD+ ग्रहण करेगा और या फिर FAD+ ग्रहण करेगा, ठीक है। अगर NAD+ ग्रहण करता है तो इसे क्या बनता है, NADH2, जो कि क्या होता है कि 3 ATP के बराबर होता है। और वही अगर इसे FAD+ ग्रहण करता तो क्या बनता है, FADH2 बनता, जो कि क्या होता है 2 ATP के बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और अंतिम स्टेप आता है हमारा विदलन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बीटा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में विदलन होता है तथा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए तथा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास था फैटी एसाइल कोएंजाइम है, बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम है, उसका विदलन होता है थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम है तो अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और बाद में क्या होता है कि दो कार्बन परमाणु जो होते हैं कम पड़ जाते हैं, और एसाइल कोएंजाइम ए का जो होता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ वसीय अम्ल के दो खंडों में विघटित हो जाता है, ठीक है। इस रासायनिक क्रिया में निर्मित फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में दो कार्बन परमाणु कम हो जाते हैं तथा यह पुनः क्या करता है, बीटा ऑक्सीडेशन के अगले चक्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक है।
अब क्या होता है कि यही क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में 2 और कार्बन परमाणु नहीं निकल जाते। तो इसका मतलब क्या होता है कि यही प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि जो हमारा वसी अम्ल है वह एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में जो है विखंडित ना हो जाए। मतलब कि लास्ट में हमारे को 2 एसिटाइल कोएंजाइम में प्राप्त होंगे, क्योंकि जो वसी अम्ल होगा वह टूट टूट के लास्ट में क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाएगा और उसका जो है विखंडन नहीं हो सकता। इसलिए जो है इसमें क्या होता है कि यह तब तक चलता रहता है जब तक कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है लास्ट में प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है। अब बीटा ऑक्सीडेशन को हम इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा फैटी एसिड है जो कि थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है कि एटीपी अणु से सक्रिय होकर क्या करता है, कोएंजाइम ए से जुड़ जाता है और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा डिहाइड्रोजनेशन होता है, यानी कि डिहाइड्रोक्सीकरण होता है। इस क्रिया में क्या होगा कि जो इसका बीटा कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अल्फा कार्बन जो कि मेन ग्रुप के पास में, और ये हमारा हो गया बीटा कार्बन। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक एक हाइड्रोजन जो है निकलते हैं। अब एक एक हाइड्रोजन निकलने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, जिससे क्या बनता है हमारा ट्रांस बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम बन जाता है। ठीक है। मतलब कि अल्फा और बीटा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकलने के पश्चात क्या बनता है हमारा ट्रांस बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम बनता है। ठीक है। और इस क्रिया में जो हाइड्रोजन मुक्त होते हैं उसे कौन ग्रहण करता है, एफ ग्रहण करता है, जिससे क्या बनता है FADH2 बनता है। ठीक है। और ये ETS के द्वारा क्या देता है, 2 ATP अणु देता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ट्रांस बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम में इनोल हाइड्रोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, जल के अणु को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। ये कौन सा स्टेप है, जलयोजन। इसमें क्या होगा कि ये जल के अणु को ग्रहण करता है। ठीक है। तो जल का अणु भी जो होता है पोलर प्रकृति का होता है, मतलब कि ध्रुवीय होता है। एक होता है H+ आयन होता है, एक OH- आयन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो OH- आयन होगा वह कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये जो द्विबंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्यों जाएंगे, क्योंकि इसके पास में क्या है, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु है अगले वाले कार्बन पर। ठीक है। तो इस कारण क्या होगी कि जो OH- होगा वो तो इस CH पे अटैक करेगा, और H+ होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, इस CH- पे जो है आ जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वापस डिहाइड्रोजनीकरण होता है, जिससे क्या होता है कि वापस 2 कार्बन परमाणु मुक्त होते हैं। ठीक है। और इस स्टेप में क्या होता है कि एक तरह से चला व्यवस्था हो रही है। ठीक है। जो कि इनोल रूप है वो कीटो रूप में चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इससे क्या बनता है कि बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम में बनता है। ठीक है। और जो 2 हाइड्रोजन मुक्त होते हैं वो है NAD+ के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे NADH2 का निर्माण होता है। और यही NADH2 जो है हमारे ETS में प्रवेश करके हमारे को 3 ATP अणु के देता है। ठीक है। अब इससे वापस हमारे क्या बन गए, बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम है। ठीक है। अब यह जो है बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम है थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में विदलित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, जिससे हमारा एक तो एसिटाइल को एंजाइम बनता है। ठीक है। और वापस हमारे क्या बनता है, फैटी एसाइल को एंजाइम बन जाता है। ठीक है। फैटी एसाइड बन जाता है। और इस एसिटाइल को एंजाइम ए के बनने के लिए हमारे को क्या होती है, को एंजाइम ए की जो होती है ज़रूरत होती है, जो इससे प्रवेश करता है और एसिटाइल को एंजाइम ए को बाहर कर देता है, जिससे लास्ट में हमारे को 2 जो कार्बन कम परमाणु वाला जो होता है वसी अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब यह वसी अम्ल क्या करता है कि वापस जो है बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार से ये चक्र जब तक चलता रहता है जब तक कि लास्ट में दोनों तरफ जो है एसिटाइल कोएंजाइम में प्राप्त नहीं हो जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्लाइओक्सिलेट साइकिल क्या होता है। ठीक है। तो जब वसीय बीजों का अंकुरण होने लगता है तो वसा अणुओं का परिवर्तन सुक्रोज में होता है। यह प्रक्रिया का जो अध्ययन है यह सर्वप्रथम बीवर्स ने किया था। ठीक है। यही क्रिया कोशिका में उपस्थित एक विशेष कोशिकांग ग्लाइओक्सिजोम में संपन्न होती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनिक अम्ल का ऑक्सेलिक अम्ल में तथा ऑक्सेलिक अम्ल का रूपांतरण फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर होता है, लेकिन सुक्रोज संश्लेषण की अन्य क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। मूलभूत रूप में ग्लाइओक्सिलेट चक्र क्रेब्स चक्र का ही एक रूपांतरण है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लाइओक्सिजोम के अंदर जो फैट होता है वह टूट जाता है, जिससे ग्लिसरॉल बनता है और फैटी एसिड के जो है 3 मोल बनते हैं। फैटी एसिड जो होता है बीटा ऑक्सीकरण के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और फैटी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब जो फैटी एसाइल कोएंजाइम होता है वापस बीटा ऑक्सीडेशन में प्रेस कर जाता है, जिससे वापस एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। और यह जो एसिटाइल कोएंजाइम में प्राप्त होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जुड़ जाता है। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जुड़ जाएगा तो इससे क्या बनेगा, आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड से सक्सेनिक एसिड बनता है और लास्ट में वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वापस साइटोप्लाज्म में क्या करता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का निर्माण करता है।
ठीक है, जिससे क्या होता है हमारे हेक्सोस फास्फेट का निर्माण होता है रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। अब हेक्सोस शर्करा जो होती है यह सुक्रोज के अंदर परिवर्तित हो जाती है, किससे होती है, तो यह क्या करती है कि फॉस्फेट ग्रुप को त्याग देती है, जिससे क्या होता है एडीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और हेक्सोस शर्करा जो होती है वह सुक्रोज के अंदर जो होती है कन्वर्ट हो जाती है। और यह सब क्रिया कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है वो ग्लाइऑक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य तीनों के अंदर संपन्न होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम वसा का विघटन वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में हो जाता है, और यही क्रिया कहाँ पे हो रही है, ग्लाइऑक्सिसोम में हो रही है। ठीक है, ग्लिसरॉल के अणु ग्लाइकोलाइसिस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तथा फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड बनाते हैं, तथा फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण होता है, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। ठीक है, यह एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है तथा उसमें उपस्थित ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करके सिट्रिक अम्ल बनाता है। आगे के सभी चरण जो होते हैं क्रेब्स चक्र के समान होते हैं। ठीक है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के विकार्बोक्सीकरण से पीईपी का निर्माण होता है। यह फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका द्रव्य में विस्तारित हो जाता है। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्स अभिक्रिया होती है, जिससे पीईपी का रूपांतरण जो ग्लूकोज व फ्रक्टोज फास्फेट बनाता है, और अंत में इनसे सुक्रोज का निर्माण हो जाता है। ठीक है,